हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे और ये फोर्थ सेमेस्टर इस जो हमारा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है उस सब्जेक्ट का हम लोग 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। चलिए ये हम लोग देखते हैं कि जो ग्रुप ए में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे उनके क्या आंसर हैं और साथ ही साथ उनके साथ साथ जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप की बार एग्जाम में आने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातों के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसा कि ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है और इसका यही एक सपना है कि कॉलेज कोई भी हो धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होना चाहिए। इसके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ तत्पर है एग्जाम तक आपके सॉल्यूशन करने के लिए और आपको कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो इसके लिए पूरी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम आपके साथ है। तो चलिए आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज टॉपर से लेकर के अपने ब्रांच टॉपर के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस मशहूर है, क्योंकि जो मैं बातें बोलता हूँ कि कॉलेज कोई भी हो धमाका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होना चाहिए तो उसमें बखूबी साथ देते हैं बच्चे, साथ ही साथ जो यहाँ के फैकल्टी हैं दोनों मिल करके इतना अच्छे से काम करते हैं कि उसका जो रिजल्टेंट आता है वो निखरता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंकुश कुमार जीपी बांका से 6 सेमेस्टर 651 नंबर ला करके टॉपर बने हैं और पुटन कुमार जीपी नवादा से 6 सेमेस्टर 646 नंबर ला करके टॉपर बने हैं। ये इनका जो सेशन था 19-22 सेशन के स्टूडेंट हैं और ये दोनों के दोनों बच्चे ये ऑफलाइन के हैं पुटन कुमार और ये ऑनलाइन के हैं। मतलब कि ऑफलाइन के हो या ऑनलाइन के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप हमारी द्वारा जो दिया जा रहा है उस पे सही से आप फोकस करते हैं और वर्क करते हैं और जो आपको बताया जा रहा है उसको नियमों का पालन करते हैं तो आपको सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अभी करेंट की अगर बात किया जाए तो अभी थर्ड सेमेस्टर में ये जो आप देख रहे हैं रोहित कुमार न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के स्टूडेंट है 660 नंबर ला करके इन्होंने कॉलेज टॉपर के साथ साथ अपने ब्रांच में भी टॉपर बने और 1000 रुपए का ये रिकॉर्ड था कि अब की बार 650 के पार जो पार करेंगे उनको 1000 का रिवार्ड मिलेगा और इन्होंने वो रिवार्ड हासिल किया और हासिल किया 1000 रुपया इन्होंने जीता, इनको मिला भी और इस बार फिर से एक बार आप सभी को ये रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। अगर आप इस रिकॉर्ड को तोड़ते हैं तो आपको भी 1000 रुपया इनाम के तौर पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ साथ 5th सेमेस्टर में अभी देखिए सत्या प्रकाश जीपी सिवान के हैं 649 नंबर ला करके ये अपने कॉलेज टॉपर बने और साथ ही साथ ब्रांच टॉपर भी बने। तो ये टिपिशियन का है टॉपर स्टूडेंट हैं जो कि आपके लिए ये एक तरह से मोटिवेशन, आप भी यहाँ पे हो सकते हैं, कल के डेट में आपका भी फोटो यहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से आपके साथ कहता हूं कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत से ना कतराएं और लगातार मेहनत करते रहें, पेन पेपर के साथ अपना प्रैक्टिस जारी रखें, एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करिएगा। तो जैसा कि एसबीटी जड़ी बूटी बैच ये लॉन्च हुआ है और इसमें 4-6 सेमेस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए कोर्स फी 199 रुपया रखा गया था, लेकिन अभी ऑफर प्राइस के रूप में 5 सितंबर तक आपको ये मात्र और मात्र 11 रुपया में गुरु दक्षिणा के रूप में आपको टीचर डे के उपलक्ष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझिए कि मात्र और मात्र 11 रुपया में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो लोग अभी तक ये ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहां जाना होगा तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे जाना होगा और वहां पे ये कोर्स अवेलेबल है। अभी 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर तीनों के लिए ये बैचेस अवेलेबल हैं। क्योंकि हमारे गाइडलाइन का पालन करिएगा तो आप एसबीटी में टॉपर तो जरूर बन जाइएगा, अपने कॉलेज में टॉपर तो जरूर बन जाइएगा और अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको आप जरूर बढ़ाइएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस उसके भी बातें करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन आर इलेक्ट्रो एकॉस्टिक ट्रांसड्यूसर व्हिच कन्वर्ट्स। जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो माइक्रोफोन होते हैं, माइक्रोफोन उसको कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, माइक्रो
फोन की बात कर रहा है, माइक्रोफोन। और एक होता है हमारा क्या होता है, स्पीकर। एक होता है हमारा स्पीकर। मेनली रूप से ये दो हैं जो कि हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के ये पार्ट होते हैं। माइक्रोफोन हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन में मौजूद होता है और स्पीकर हमारा रिसीवर सेक्शन में मौजूद होता है। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि इसको इनपुट में साउंड सिग्नल मिलता है, जो हम बोलते हैं वो उसको हम लोग कहते हैं साउंड सिग्नल, और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और उसके साथ साथ अगर आप स्पीकर की बातें करेंगे तो स्पीकर जस्ट अपोजिट इसका वर्क करता है। इसको इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, तो एकॉस्टिक सिग्नल में, साउंड सिग्नल में, जिसको आप आसानी से सुन पाते हैं, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट आपके हैं, इस बार माइक्रोफोन पूछा है, नेक्स्ट बार आपको स्पीकर पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एकॉस्टिक्स एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एकॉस्टिक्स कहने का मतलब जो हम इजी वे में सुन सकते हैं, लाइक ऐसे जो बातें हम सुनते हैं उसको हम लोग एकॉस्टिक्स एनर्जी करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एकॉस्टिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कौन सा करता है, तो ये करता है स्पीकर। या स्पीकर के लिए आपका सुटेबल है आपका। अगर आप यहाँ पे माइक्रोफोन की बातें कर रहा है तो ये माइक्रोफोन क्या करेगा, तो ये करेगा एकॉस्टिक्स एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिसिंग है, शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है। और हाँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है, मिसिंग है, मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एकॉस्टिक एनर्जी टू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे एकॉस्टिक टू एकॉस्टिक्स ना होकर के फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या होना चाहिए, इसको सुधार कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो पहला जो ऑप्शन है आपका, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिकल, एकॉस्टिक्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो होना चाहिए सही वो क्या है, एकॉस्टिक्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखना, ये बातें आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी माइक्रोफोन का पूछा है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको स्पीकर से रिलेटेड पूछ देगा, तो वहां पे ये आपका सही होगा कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से एकॉस्टिक्स। अब कहिएगा कि सर इसको हम रट्टा मारेंगे, जी नहीं, रट्टा नहीं मारना, देखने की चीज है, समझने की चीज है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं एक कॉलर माइक्रोफोन लगाया हुआ हूं जो कि क्या कर रहा है, हमारी आवाज को इसको इनपुट के रूप में मिल रहा है। उसके बाद देखिए इसमें वायर है, वायर में कौन सा सिग्नल जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। तो वही ये जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है कि एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है, और ये क्या करता है, तो ये एकॉस्टिक्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब दूसरी बातों में अगर स्पीकर की बात कीजिएगा सर, तो स्पीकर आपने देखा है, स्पीकर को क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो वो जो वायर के थ्रू उसको इनपुट में मिलता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है सर। और आउटपुट में जो वो निकलता है जिसको आप सुनते हैं वो क्या होता है, साउंड सिग्नल होता है, जिसको आप एकॉस्टिक्स एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, एकॉस्टिक्स एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए उसके लिए ऑप्शन नंबर बी है, स्पीकर के लिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एकॉस्टिक्स एनर्जी। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ गन माइक्रोफोन मेक्स यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। जो हमारा गन माइक्रोफोन है वो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गन माइक्रोफोन जो है वो कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, गन माइक्रोफोन जो है वो कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो चलिए आप लोग बताइए गन माइक्रोफोन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैं आप लोग को बता दूं ये गन माइक्रोफोन होता क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा जानना होगा, समझना होगा। गन माइक्रोफोन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, जब एक जगह पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस वाले लोग, मान लिया जाए कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो बीच रोड पे बैठे हुए हैं, ट्रैफिक को जाम किए हुए हैं, तो उसके लिए आए पुलिस, और पुलिस आके क्या करी है कि आप लोग भीड़ हटाइए, कम से कम ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू कीजिए, देन आफ्टर आपकी बातों को सुना जाएगा। तो वो क्या करती है, एक माइक्रोफोन लाती है, एक ऐसा भूमा जैसा रहता है, ऐसे कुछ शेप में, मान लिया जाए ये क्या है, ये पुलिस का
समझिए कि ये चेहरा है, तो वो क्या करता है, कुछ इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट लाता है जो कुछ इस प्रकार का रहता है, ऐसे ऐसा, और इसमें एक हैंडल लगा होता है जो कि वो अपने हाथों से इस हैंडल को पकड़े रहता है और देन आफ्टर बोलता है। तो ये जो है ये लाइकेज है, ये क्या होता है, इसमें जो माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं गन माइक्रोफोन। इसको क्या कहते हैं, गन माइक्रोफोन। तो ये जो गन माइक्रोफोन है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बताइए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल पे यह हमारा गन माइक्रोफोन वर्क करता है। तो ये जो गन माइक्रोफोन है आपका, जो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो प्रिंसिपल है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पे ये हमारा वर्क करता है। गन माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है और ये जो जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो क्या है, इंटरफेरेंस पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका कि ये डिवाइस विच मैग्नीफाई साउंड लेवल एकॉस्टिकली इज। फिर से वही बातें कह रहा है कि एक डिवाइस है जो आपका साउंड को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो जो मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है वो कौन सा डिवाइस है, वो किस प्रकार से, मतलब कि लाइक एज ए किस पे काम कर रहा है, लाइक एज ए वो कौन सा डिवाइस है जो साउंड लेवल को एकॉस्टिकली बढ़ाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका इतना सारा ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन आपका सही है वो है हमारा पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। पाराबोलिक रिफ्लेक्टर ये जो है ये हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब ये कहिएगा कि सर ये क्या है, ये क्या है, तो ये जो है हमारा पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। अभी हमने आपको एक फिगर बनाया, कुछ इस प्रकार से बनाया था, ये था और ये एक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ा भीड़ था। ये तो है माइक्रोफोन, लेकिन इस माइक्रोफोन में एक डिवाइस लगा हुआ है जिसके मदद से इस माइक्रोफोन से जो आप ऑडियो सिग्नल दे रहे हैं उस ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट तो कर रहा है, साथ ही साथ उसके लेवल को मैग्नीफाई करके बढ़ाने का भी काम कर रहा है ताकि जो भीड़ है उस सारी भीड़ को वो सुनाई दे। तो वो जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसके वजह से ये जो साउंड लेवल है वो मैग्नीफाई हो जा रहा है, वो जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसके अलावा ये जो माइक्रोफोन है, गन माइक्रोफोन, रिबन माइक्रोफोन, ये सब जो हैं वो मैग्नीफाई करने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम पाराबोलिक रिफ्लेक्टर को ऐड कर देते हैं किसी माइक्रोफोन में तो वो उसको एम्पलीफाई करने का भी, उसको मैग्नीफाई करने का भी, साउंड लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि द ऑर्डिनरी डायनेमिक माइक्रोफोन इज, जो हमारा ऑर्डिनरी डायनेमिक माइक्रोफोन है वो किस टाइप का होता है। देखिए जो हमारे माइक्रोफोन से जो साउंड निकलते हैं तो वो जो साउंड को वो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को कैप्चर करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो वो जो साउंड है, जैसे कोई ऐसा माइक होगा जो इधर उधर पूरे चारों तरफ के साउंड को कैप्चर कर लेगा, और एक माइक होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के साउंड को कैप्चर करेगा। देन आफ्टर इसको अगर आप देखें तो एक होता है ओमनी डायरेक्शनल, एक होता है यूनि डायरेक्शनल, और एक होता है नन डायरेक्शनल, और एक होता है नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा जो है डायनेमिक माइक्रोफोन जो है, ऑर्डिनरी डायनेमिक माइक्रोफोन, वो कौन सा प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जो हमारा डायनेमिक माइक्रोफोन है वो यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को शो करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसी एक तरफ से आने वाले साउंड को कैप्चर करने का काम करेगा। लाइक ऐसे ये माइक का आप इस्तेमाल करोगे तो आप ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक डायरेक्शन से आने वाले साउंड को कैप्चर करने का काम करेगा। तो यह हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूनि डायरेक्शनल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
तो अगला क्वेश्चन है कि द सिग्नल इसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ ए ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट कहने का मतलब क्या हुआ? मोनोक्रोम टेलीविजन, मोनोक्रोम टेलीविजन। ठीक है, तो मोनोक्रोम टेलीविजन को ऑपरेट होने के लिए इनमें से कौन सा सिग्नल जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है? तो मोनोक्रोम की अगर बात कर रहा है तो उसके लिए लुमिनेंस सिग्नल इंपॉर्टेंट है। मोनोक्रोम के लिए कौन सा सिग्नल इंपॉर्टेंट है? तो मोनोक्रोम की बातें कर रहा है तो उसके लिए लुमिनेंस सिग्नल इंपॉर्टेंट है। अब कहिएगा कि सर मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट किया तब तो लुमिनेंस हुआ, अगर कलर टीवी के पूछ देगा तब सर? तो कलर टेलीविजन के लिए आपका जो इंपॉर्टेंट है वो क्रोमिनेंस सिग्नल है, जिसको हम लोग क्रोमा सिग्नल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्रोमा सिग्नल भी कहते हैं। कलर टीवी में अगर आपको पूछेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो क्रोमिनेंस सिग्नल या फिर इसको हम लोग क्रोमा सिग्नल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। ब्लैक एंड व्हाइट बोले या मोनोक्रोम बोले उसके लिए लुमिनेंस सिग्नल हमारा अप्लाइड होता है। साथ ही साथ अगर कलर टीवी की बात करेगा तो उसके लिए क्रोमिनेंस सिग्नल अप्लाइड होता है। बाकी इसके अलावे अगर हम देखें, एक है सीबीएस कंपोजिट वीडियो सिग्नल। इस ऑप्शन को अगर देखा जाए तो ये सीबीएस होता है शॉर्ट में, इसका पूरा नाम होता है कंपोजिट वीडियो सिग्नल। ये क्या होता है? तो क्या होता है कि हमारा जो वीडियो सिग्नल होता है उस वीडियो सिग्नल को अकेले ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, इसके साथ सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल भी होते हैं, फिर आपका ब्लैंकिंग सिग्नल भी होते हैं और उसके बाद स्कैनिंग सिग्नल भी होते हैं। तो इन सारे सिग्नल को ऐड करके जब एक रिजल्टेंट सिग्नल हमारा तैयार होता है उसको हम लोग कंपोजिट वीडियो सिग्नल कहते हैं। कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो कंट्रोल सिग्नल में आप देखोगे ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल आता है, एबीसी। इसका पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। एबीसी एक होता है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया। और एक होता है एजीसी, ये होता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ये तीन क्या होते हैं? कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, सिग्नल होते हैं जो कि टेलीविजन ट्रांसमिशन में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो ये सारी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर कलर टेलीविजन के लिए ऑपरेशन के लिए आपको इसेंशियल सिग्नल की बात करें तो क्रोमिनेंस सिग्नल है। क्रोमिनेंस सिग्नल को ही क्रोमा सिग्नल भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर ब्लैक एंड व्हाइट बोले या मोनोक्रोम बोले तो उसके लिए इसेंशियल सिग्नल क्या है? लुमिनेंस सिग्नल है। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस का क्या कहना है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है कि इन द एनटीएससी सिस्टम द टू कलर डिफरेंट सिग्नल आर। क्या कह रहा है? एनटीएससी कह रहा है, एनटीएससी, सेकैम और एक था हमारा पाल। ये तीन सिस्टम थे जो कि अलग अलग कंट्री के द्वारा अलग अलग टेलीविजन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। एनटीएससी किसके लिए एप्लीकेबल है? तो अमेरिकन टेलीविजन के लिए है। ये क्या है? अमेरिकन टेलीविजन सिस्टम के लिए है, टीवी सिस्टम है, प्रोवाइड कराता है। सेकैम है, ACCAM, सेकैम जो है वो क्या है? तो ये फ्रांस के लिए है, फ्रांस के लिए है। और यूरोपियन वाला यूरोपियन जो है वो क्या है? इंडिया के लिए है, इंडिया के लिए है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, VVI क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव्स में आपको यहां से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एनटीएससी की बात कर रहा है और एनटीएससी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें जो दो कलर डिफरेंट सिग्नल होते हैं B-Y और एक होता है ब्लू और एक ग्रीन B-G। तो ये जो दो कलर डिफरेंट सिग्नल होते हैं, जब आप क्रोमा सिग्नल के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, हमारे यहाँ हमने बताया इस चीजों को, वो कलर डिफरेंट सिग्नल। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दो कलर डिफरेंट सिग्नल है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, बाकी एक तीसरा जो कलर डिफरेंस है वो ऑलरेडी रिसीवर पे मौजूद होता है। तो वो दोनों सिग्नल जो होंगे वो क्या दोनों एक साथ भेजे जाएंगे, ट्रांसमिटेड टुगेदर, नॉट ट्रांसमिटेड टुगेदर, या ट्रांसमिटेड इन क्वार्टर, या ट्रांसमिटेड इनटू एंटीफेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नोट ट्रांसमिटेड टुगेदर। जो एनटीएससी है उस सिस्टम में दो कलर डिफरेंस को एक साथ आप ट्रांसमीटर के साथ आप नहीं सेंड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये इसका राइट आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन रहा यह आपके सामने, कह रहा है कि ह्यू कंट्रोल इज नेसेसरी इन। ह्यू कंट्रोल किस में नेसेसरी है? ह्यू कंट्रोल किस में नेसेसरी है?
तो ये सिस्टम है, पाल सिस्टम किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इंडिया के लिए इस्तेमाल होता है। कलर टेलीविजन में इंडिया के लिए पाल सिस्टम। एनटीएससी सिस्टम तो ये अमेरिका ये इस्तेमाल करता है, अमेरिका। और सेकेम जो है फ्रांस इस्तेमाल करता है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ से आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो नेसेसरी है, ह्यू क्या होता है, ह्यू एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से आप दो कलर के बीच में डिफरेंस कर पाते हो। रेड में ही अलग अलग तरह का रेड होता है, एक ठहाका लाल होता है, एगो कत्था कलर के होता है, एगो थोड़ा सा ओकरा से डैमेज होता है। तो आप इन सारे कलर को आसानी से कैसे उसको आप पहचान पाते हो, तो वो ह्यू के कारण। तो कह रहा है कि ह्यू जो है इन तीनों सिस्टम में से किसके लिए नेसेसरी है, बिना इसके काम नहीं चल सकता। तो एनटीएससी सिस्टम जो कि अमेरिका एडॉप्ट किए हुए है, इसके लिए ह्यू नेसेसरी है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से आया टेलीविजन इंजीनियरिंग से। यूनिट नंबर 3 जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी हम बता रहे थे और यहाँ पे पूछ भी गया कि व्हिच टेलीविजन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया। इंडिया के लिए पूछ दिया है, तो इंडिया के लिए पाल आपको बताएं। आगे आने वाले में हो सकता है आपको एनटीएससी सेकेम के बारे में पूछ दें। तो फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, एनटीएससी क्या होता है, अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो सेकेम होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और ये देखिए फिर से आ गया टेलीविजन से ही क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टीवी ट्रांसमीटर, टीवी ट्रांसमीटर के पार्ट के बारे में बताइए। तो चलिए ये टीवी ट्रांसमीटर के पार्ट की बात करेंगे। तो ट्रांसमीटर में सबसे पहले माइक्रोफोन ऑडियो के लिए, और वीडियो के लिए कैमरा हो जाएगा। कैमरा के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर है तो मॉड्यूलेटर होगा, मॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना हो जाएगा। इतना जो है इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है, एलिमेंट है किसका, टीवी ट्रांसमीटर का। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीवी कैमरा, एक है लाउड स्पीकर और एक है पिक्चर ट्यूब। तो लाउड स्पीकर और पिक्चर ट्यूब कहाँ होगा, टीवी रिसीवर का पार्ट है, टीवी रिसीवर का पार्ट है। इसके अलावा भी टीवी रिसीवर में और कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, तो एक लाउड स्पीकर हो गया, एक पिक्चर ट्यूब हो गया। इसके साथ साथ आपका डी मॉड्यूलेटर होगा, डी मॉड्यूलेटर होगा पिक्चर ट्यूब में, रिसीवर टीवी रिसीवर में। और यहाँ पे रिसीविंग एंटीना होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिसीविंग एंटीना होगा। कहाँ, तो टीवी रिसीवर में। तो टीवी रिसीवर के कंपोनेंट लाउड स्पीकर, पिक्चर ट्यूब, डीमोडुलेटर और एक एंटीना हो गया। ये क्या हो गया, टीवी रिसीवर का कंपोनेंट हो गया। टीवी ट्रांसमीटर में इतने सारे कंपोनेंट आपके होंगे, माइक्रोफोन, कैमरा और मॉड्यूलेटर और एंटीना। अब यहां पे देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कैसे पूछा जाएगा समझिएगा। आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि ट्रांसमीटर में होता है। तो ट्रांसमीटर में कौन सा प्रोसेस होता है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और सी में दिया हुआ रहेगा ए बी दोनों, और डी में दिया हुआ रहेगा नन ऑफ दिस। तो आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, और उस मॉड्यूलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए मॉड्यूलेटर मौजूद होता है। तो ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटर होता है, जस्ट इसके अपोजिट डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस रिसीवर में होता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपसे आप बनेंगे यहां से। इसके अलावा यहां पे कन्वर्जन वाले ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जैसे टीवी कैमरा है वो कौन से सिग्नल को कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो टीवी कैमरा को इनपुट में मिलता है कौन सा सिग्नल, लाइट वाला सिग्नल। फोटो जब आप क्लिक करते हैं तो वो कौन क्या क्लिक करते हैं, तो जो भी हम देख पाते हैं वो क्या है, लाइट का वेरिएशन है। लाइट हटा दीजिए तो अंधेरा हो जाएगा। तो जो कैमरा कैच करता है वो क्या करता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल से किसमें, सॉरी इलेक्ट्रिकल लिख रहा हूं, सॉरी, ये क्या करता है, लाइट सिग्नल से, या फिर इसको ऑप्टिकल सिग्नल भी, देखिए यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल भी इसको कहते हैं, या फिर लाइट सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल भी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको लाइट सिग्नल भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा बाबू, टीवी कैमरा के जस्ट अपोजिट होता है पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब क्या होगा, उसको इनपुट में मिलेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और उसको कन्वर्ट कर देगा ऑप्टिकल सिग्नल में, जिसको आप आसानी से उस पिक्चर ट्यूब पे स्क्रीन पे देख पाते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल, या फिर इसको लाइट सिग्नल भी आप कह सकते हैं।
लाइट सिग्नल। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ भी आ सकता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पिक्चर इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में अगर कन्वर्ट करने की बात किया जा रहा है तो वो क्या कौन करता है, तो वो करता है आपका पिक्चर ट्यूब, पिक्चर ट्यूब, ठीक है। उसी प्रकार से लाउड स्पीकर के बारे में आपको बता ही दिया, माइक्रोफोन के बारे में बता ही दिया। अब यहाँ पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, एक रिसीविंग एंटीना है, इसको भी समझ लीजिए। ट्रांसमिटिंग एंटीना को किस में से किसको कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना को इनपुट में मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, तो ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, या फिर इसी को हम लोग रेडियो वेव के भी नाम से जानते हैं। जस्ट इसके अपोजिट रिसीवर में एंटीना में हो जाएगा, वो क्या करेगा, ईएम वेव, रेडियो वेव को इनपुट में मिलेगा और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। तो यहां से इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते हैं टीवी ट्रांसमीटर में। हाँ, एक और बात पूछेगा कि टीवी ट्रांसमीटर में कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना में जो एंटीना इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं टर्न स्टाइल एंटीना, टर्न स्टाइल एंटीना, ठीक है। ये हो गया टर्न स्टाइल एंटीना। अगर टीवी रिसीवर में कौन सा एंटीना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यागी उडा एंटीना। ये शायद सब्जेक्टिव में आपको पूछा भी गया था, यागी उडा एंटीना। इतना सारा ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बता रहा हूं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सभी को आप एकदम ध्यान में रखिए। जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको तो ये लेक्चर्स में बने हैं, जो अभी नए हैं, कहीं और पढ़े हैं, या फिर जो कहीं नहीं पढ़े हैं, कॉलेज पे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, इस बैच में है, तो इस सारी चीजों को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीवी कैमरा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आंख बंद करके कभी भी ऑल ऑफ द एबव पे विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी माइंड को ओपन रखिएगा और अपना जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उसको अप्लाई कीजिएगा, देन आफ्टर रिजल्टेंट आपके सामने होगा। देखिए, जैसे हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि लाउड स्पीकर और पिक्चर ट्यूब क्या है, रिसीवर के पार्ट है, तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा नहीं, तो बाकी बच गया क्या, टीवी कैमरा। इतना भी हो जाएगा। अगर इन दोनों के बारे में पता है तो ये आपको ऐसे ही आसानी से निकल गया आंसर। और बाकी ये सारी चीजें पढ़े होंगे तो अच्छे से खेलते खेलते, जैसे अभी बता रहा हूं ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा भी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चंस क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, माइक्रोवेव ओवन से, लास्ट यूनिट से है। तो माइक्रोवेव ओवन कितने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, तो ये जो है 2.43 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। 2.43 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। 2.45 है, 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। गीगाहर्ट्ज को क्या कहते हैं सर, मेगा का मतलब देखिए किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज का मतलब हुआ कि 10 टू पावर 3, ठीक है। और अगर किलो के बाद होता है मेगा, मेगाहर्ट्ज का मतलब हुआ 10 के पावर 6, और उसके बाद गीगा आएगा, गीगाहर्ट्ज का पावर होता है 10 के पावर 9। तो यहां से ये जो दर्शा रहा है 2.45 इंटू 10 टू पावर 9 हर्ट्ज। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पे देखिएगा तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, 2.4 आपका गीगाहर्ट्ज हो जाएगा इसका आंसर। माइक्रोवेव ओवन क्या है, तो एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इक्विपमेंट है जो कि हम लोग किचन में खाना वगैरह ये सबको गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है। अगला क्वेश्चंस देखिए आ गया, कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड द मैग्नेट्रॉन इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मैग्नेट्रॉन जो होता है यूज होता है कहां पे, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम लोग मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। देन आफ्टर ये मैग्नेट्रॉन वर्किंग करता है और ये माइक्रोवेव जनरेट करता है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेट्रॉन के द्वारा माइक्रोवेव जनरेट करते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो माइक्रोवेव ओवन में, खाना पकाने में, किचन के रूप में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, कह रहा है अगला क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर से है। कह रहा है कि द हीट एक्सचेंजर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान सर्किट। ये जो हीट रेफ्रिजरेशन का जो सिस्टम होता है, जो हमारा फ्रीज होता है, उसमें कितने सिस्टम्स होते हैं, कितने सिस्टम्स होते हैं, कितने सर्किट्स होते हैं, इसके बारे में ये पूछना चाह रहा है। तो बताइए इसमें कितना सिस्टम होता है और बताइए।
तो ये जो है इसमें दो सिस्टम होता है, एक होता है हीटिंग का, एक होता है हीटिंग का और एक होता है कूलिंग का। हीटिंग और कूलिंग, ये क्या है सर? हीटिंग कूलिंग सिस्टम। तो देखिए जब आप कोई फ्रीज वगैरह ये सब में देखते हैं, कोई भी सामान को आप रखते हैं तो वो क्या होता है, उसकी गर्मी को वो खींचता है और उसे क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। तो वो उसके गर्मी को खींच ले रहा है और उसको क्या कर दे रहा है, ठंडा कर दे रहा है। तो एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो सर्किट्स होते हैं जो कि हीट एक्सचेंज करते हैं और वो एक हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है और उसको कूलिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें कितने सिस्टम कंसिस्टेड होते हैं, तो दो सिस्टम्स होते हैं। और बाकी डिटेल में आप लोग फ्रिज रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूज्ड फॉर बैकलाइट। गाड़ी उड़ी क्यों देखे होंगे, उसके पीछे में क्या होता है, लाइट लगा होता है। तो वो जो लाइट है लगा हुआ वो किसके यूज से बना हुआ है, एलसीडी के, प्लाज्मा के, फ्लैट स्क्रीन के। तो देखिए ये एलसीडी, प्लाज्मा और फ्लैट स्क्रीन, ये तीनों का तीनों क्या है, टीवी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। टीवी सिस्टम में अलग अलग टाइप के टेलीविजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। एलसीडी, प्लाज्मा, फ्लैट स्क्रीन, इन सभी के टाइप के टेलीविजन को हम लोगों ने डिटेल में जाना भी है, पढ़ा भी है। बाकी है वो बच गया एलईडी। तो एलईडी का इस्तेमाल हम लोग टीवी सिस्टम में भी करते हैं, साथ ही साथ एलईडी का इस्तेमाल हम लोग लाइट के लिए भी करते हैं। तो ये जो बैक लाइट के रूप में जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो जाता है वो क्या है, एलईडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एलईडी और एलसीडी का पूरा नाम हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको भी जान लेते हैं। एलईडी का दो फार्मूला आपको, मतलब इसका पूरा नाम दो है, वो क्या है, पहला है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जहां पे लाइट को रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वहां पे ये चलता है, और जहां पे टेलीविजन के रूप में अगर देखें तो वहां पे हो जाता है लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में। जहां पे लाइट के पर्पस से पूछेगा तो वहां पे लाइट इमिटिंग डायोड लिखेंगे, और जहां पे टेलीविजन के पर्पस से पूछेगा तो उसको लाइट इमिटिंग डिस्प्ले लिखेंगे। साथ ही साथ है एलसीडी। तो एलसीडी का अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसको कहते हैं लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। इन सभी फुल फॉर्म को ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं आपके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंटीना, व्हिच एंटीना इज प्रिफेयर फॉर एरियल रिसीवर इन मोनोक्रोम टीवी। अभी अभी हमने टेलीविजन में बताया कि टीवी के ट्रांसमिटिंग सेक्शन और रिसीविंग सेक्शन के लिए कौन सा एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर रिसीवर कह रहा है, रिसीवर में कौन सा एंटीना इस्तेमाल होता है ये आपको पूछ रहा है। साथ में पूछ रहा है मोनोक्रोम टेलीविजन, चाहे मोनोक्रोम टेलीवी हो चाहे आपका कलर टीवी हो, दोनों में अगर हम देखें तो जो मेन है इंपॉर्टेंट, वो हमारा इंपॉर्टेंट है क्या, तो कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एंटीना जो है वो मोस्टली जो है वो क्या है, यागी उडा एंटीना, यागी उडा एंटीना रिसीवर सेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमने आपको बताया अगर ट्रांसमीटर, टीवी ट्रांसमीटर की बात करेगा तो इसमें क्या है, टर्न स्टाइल एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे मोनोक्रोम हो चाहे आपका कलर टीवी हो, टर्न स्टाइल एंटीना। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, टेलीविजन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और उन ऑब्जेक्टिव का सेशंस आपको और भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो उन सारे को प्रिपेयर कीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं, तो उनको भी आप जरूर किया कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या है कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके रहा है स्क्रीन पे, ये देखिए, ये स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन डीवीडी प्लेयर डिजिटलाइज्ड सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू वीडियो सिग्नल बाय मींस ऑफ व्हिच डिवाइस। देखिए कह रहा है कि जो डीवीडी प्लेयर होता है, डीवीडी प्लेयर क्या होता है उसको समझ। देखिए डीवीडी क्या होता है इसको समझिए। तो डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, जिसमें क्या होता है कोई एनालॉग सिग्नल को उसमें स्टोर कर लेते हैं। एनालॉग सिग्नल की बात करें तो ये ऐसे समझिए, जो हम लोग गाना गाते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं तो वो जो है एनालॉग सिग्नल होते हैं। वो क्या होते हैं,
एनालॉग सिग्नल होते हैं। ऑडियो और वीडियो सिग्नल जो है वो क्या है, एनालॉग सिग्नल होते हैं। जब डीवीडी में इसको स्टोरेज किया जाता है तो ये डिजिटल होता है। इसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। और सीडी आएगा तो सीडी का होता है कंपैक्ट डिस्क, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस डीवीडी में जब हम इन सारे ऑडियो और वीडियो सिग्नल को स्टोर करते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब स्टोरिंग का काम किया जाता है, स्टोरिंग का काम किया जाता है तो उस दौरान इसमें क्या करते हैं कि एनालॉग सिग्नल जो ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में है उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस समय एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। देन आफ्टर जब इस डीवीडी कैसेट को आप ले जाते हैं और डीवीडी प्लेयर में डाल करके उसको चालू करते हैं, देन आफ्टर उसका पिक्चर हो तो उसको आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, अगर आपका उस साउंड हो तो उसको आप स्पीकर के थ्रू सुनते हैं। तो उस दौरान वही जो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल था उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर दिए थे, वही ये जो डीवीडी प्लेयर है उसमें वो डिजिटल सिग्नल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वीडियो सिग्नल में अगर कन्वर्ट हो गया, वीडियो वाला है तो डिजिटल सिग्नल वीडियो में कन्वर्ट हो गया, ऑडियो है तो उस वीडियो में ऑडियो भी होगा। तो इट मींस ये क्या हो रहा है, डिजिटल सिग्नल ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑडियो वीडियो कौन सा सिग्नल है, तो एनालॉग सिग्नल है। तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो हम लोग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ध्यान में आया। देखिए ये जब डीवीडी की बात करेगा, प्लेयर की बात नहीं, सिर्फ डीवीडी या सीडी की बात करेगा तो वहां पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑडियो और वीडियो फॉर्म वाला सिग्नल है वो क्या है, एनालॉग है, और उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में सीडी और डीवीडी पे स्टोरिंग करते हैं। तो उस दौरान हमारा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हम डीवीडी या सीडी प्लेयर में डालते हैं उस डीवीडी और सीडी को, तो वो क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्त, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दो और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है डिटेक्टर। तो डिटेक्टर को ही डीमोडुलेटर कहते हैं, डिटेक्टर को ही डीमोडुलेटर कहते हैं, जो कि कहां पे होता है, तो रिसीवर सर्किट में होता है। जहां कहां पे होता है, रिसीवर सर्किट में। और ये मिक्सर भी कहां पे होता है, तो मिक्सर भी रिसीवर सर्किट में ही होता है, जिसके थ्रू क्या जनरेट होता है, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से याद आ रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की बात करा जाए, अगर एएम के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात किया जाए तो इसके लिए होता है 455 किलोहर्ट्ज, 455 किलोहर्ट्ज। और अगर एफएम के लिए बात किया जाए, एफएम आईएफ की बात किया जाए तो इसके लिए होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो चलिए इसका तो हम लोग कर दिए कल्याण। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जब डीवीडी प्लेयर में डालते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि हाउ इज द रिजोल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन द फ्रंट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के बारे में हम लोग जाने थे, टेलीविजन सिस्टम का ये एक पार्ट है प्रोजेक्टर, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक पर्दे पे बड़े स्क्रीन का आनंद लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें हाउ इज द रिजोल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन ए फ्रंट प्रोजेक्टर। तो फ्रंट प्रोजेक्टर का जो रिजोल्यूशन है वो किस में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, नंबर ऑफ एस्पेक्ट रेशियो में, नंबर ऑफ लाइंस में, नंबर ऑफ कलर्स में, नंबर ऑफ पिक्सेल्स में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका बताइए राइट आंसर से इसका क्या होगा, ये बताइए राइट आंसर से इसका क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, टेलीविजन में जब भी आप रिजोल्यूशन की बात करते हो तो पिक्सेल्स की गणना करते हो। पिक्सेल्स क्या होता है, तो पिक्सेल्स जो है एलिमेंट है, कोई भी फोटो पिक्चर का एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट जो है वो क्या है, पिक्सल है। और ये जो पिक्सेल्स है, लाइक अगर प्रोजेक्टर के रिजोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो होते हैं,
रिजोल्यूशन जो होते हैं वो क्या है 1920 इंटू HD। अगर पिक्चर की बात करें तो वर्टिकल 1200, ये क्या है हॉरिजेंटल टू वर्टिकल रिजोल्यूशन की बात करेगा, मतलब हॉरिजेंटल में इतना पिक्सल मौजूद है और वर्टिकल में क्या है इतना पिक्सल मौजूद है। जैसे ये क्या है, ये टीवी है, टीवी का ये स्क्रीन है, प्रोजेक्टर का स्क्रीन है, तो ये क्या है वर्टिकली और ये क्या है हॉरिजेंटली। तो इसमें जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, पिक्सल क्या होता है वर्टिकली और हॉरिजेंटली क्या होते हैं, छोटे छोटे टीनी डॉट्स होते हैं, इसी के रूप में बांटा हुआ है। तो अगर इसको अगर गणना करेंगे तो पिक्सल की संख्या वर्टिकली अगर जो निकल करके आएगा वो 1200 पिक्सल आएगा, हॉरिजेंटली निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 1920। तो ये नंबर ऑफ पिक्सल का गणना करके हम लोग किसी भी रिजोल्यूशन की बात करेगा तो नंबर ऑफ पिक्सल की गणना करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो भी होता है आपका पिक्सल उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो रिजोल्यूशन के रूप में काउंट हो जाता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस है वो क्या है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि व्हिच टाइप प्रिंटर इज वाइडली यूज्ड इन फैक्स। फैक्स मशीन की 2-3-4 बातें जान लेते हैं। फैक्स क्या होता है, एक मशीन होता है जिसके द्वारा, जिसका एक फेमस नाम है फेसिमाइल, फैक्स फेमस है, साथ ही इसका एक और नाम है फेसिमाइल, जिसके मदद से आप कोई भी पिक्चर को भेजते हैं, कोई भी पिक्चर को भेजते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को आप भेज सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, ठीक है। पिक्चर, डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट मैसेज हो जो लिख करके आप उसको फोटो करके उसको भेज सकते हैं। ये जो फैक्स मशीन है वो टेलीफोन लाइन पे वर्क करता है। ये क्या किस पे वर्क करता है, टेलीफोन लाइन पे वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, फोटो पिक्चर हो या डॉक्यूमेंट्स हो या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज हो जिसको आपने पेपर पे लिख दिया उसको फोटो लेकर के उसको कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जो इसमें से जो फैक्स मशीन है वो फैक्स मशीन जो डॉक्यूमेंट अगर यहां से आप भेजे किसी के पास तो वहां पे प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर का ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो ये थर्मल प्रिंटर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ए इज द राइट आंसर इसका हो गया, ठीक है। इसके लिए हम लोग थर्मल प्रिंटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, थर्मल प्रिंटर का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चंस ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम द PA सिस्टम इज ऑडियो डिवाइस। PA मीन्स क्या होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके हेल्प से आप एक बहुत सारे पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए तो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा आपका बॉक्सेस लगा होता है, जो प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं उन सभी को टाइम टू टाइम उनको ट्रेन के आने और जाने की सूचना दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे स्कूल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे भी पब्लिक सिस्टम लगा होता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है कि कमरा संख्या इतना में इतना लोग चले जाएं या इतना लोग चले जाएं, ऐसा और वहां पे आपको बताते हैं। साथ ही साथ आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहां पे भी आप जहां पे बैठे होंगे तो आपको अनाउंस होगा कि प्लेन संख्या इतना, इंडिगो यहाँ से यहाँ जाने वाली फ्लाइट के लिए आप गेट नंबर 4 से होके जाएं। ऐसा करके आपको देखने को मिलेगा रेलवे स्टेशन। पब्लिक जहाँ पे है ज़्यादा, जैसे फैक्ट्री वगैरह इस सब में भी सारे जो एम्प्लॉय हैं लाइक ऐसे उनको भी सूचना देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आप जब ऑनलाइन एग्जाम वगैरह देने जाते हो तो वहाँ पे भी सेंटर पे आपके रूम में एक सिस्टम लगा होता है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो आपको अनाउंस देते हैं कि आप एग्जाम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आप इंटर कीजिए और वो ओके डन करके एग्जाम स्टार्ट कीजिए। तो वो सारी सूचना देने के लिए हम लोग पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में, जो ऑडियो डिवाइस होता है लाइक जो माइक्रोफोन होता है वो कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रो एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पीजो इलेक्ट्रिक। तो इनमें से जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो क्या होता है आपका डिवाइस, इलेक्ट्रो एकॉस्टिक्स। और इसी का इस्तेमाल तो करते हैं हम लोग कोई भी अपने एकॉस्टिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर तक पहुंचाते हैं और स्पीकर क्या करता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके सारे पब्लिक को तक सुना देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
कह रहा है कि इन इंटरलेस स्कैनिंग देयर इज 1/2 ऑफ लाइन स्पेसिंग बिटवीन द स्टार्ट पोजीशन फॉर द स्कैनिंग ऑड एंड इवन फील्ड, दिस इज डन टू। क्या कह रहा है सर, समझ ही में नहीं आया। आपको बता दूं इंटरलेस स्कैनिंग क्या है। एक स्कैनिंग प्रोसेस है जो कि फ्लिकर नॉइज जो कि टेलीविजन में इस्तेमाल होता है, इसको लो फ्रीक्वेंसी नॉइज भी कहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज भी कहते हैं। तो ये फ्लिकर नॉइज का दूसरा नाम क्या है, लो फ्रीक्वेंसी नॉइज, और ये टेलीविजन में होता है, क्रिएट होता है। तो इसको हटाने के लिए हम लोगों ने एक इंटरलेस स्कैनिंग का इस्तेमाल किया था, इंटरलेस स्कैनिंग होता क्या है कि इसमें क्या होता है, एक फ्रेम को दो फील्ड में बांट दिया जाता है, फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड, और इसको क्या किया जाता है, बारी बारी से स्कैन किया जाता है, 2 बार में। यहां तक हो गया फर्स्ट, फिर यहां से स्कैनिंग स्टार्ट हुआ और यहां तक आके सेकंड, 2 बार में इसको स्कैन किया जाता है। देन आफ्टर इन दोनों जो फील्ड है उसको एक साथ इक्वलाइज किया जाता है। तो वही यहां पे कह रहा है कि इन इंटरलेस स्कैनिंग देयर इज 1/2 लाइन स्पेसिंग बिटवीन द स्टार्ट पोजीशन फॉर स्कैनिंग ऑड एंड इवन फील्ड, तो दिस इज डन टू। बताइए किस स्कैनिंग के द्वारा ये जो है स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो पाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए और बताइए। तो देखिए जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, देन आफ्टर ये जो स्कैनिंग होती है उस स्कैनिंग का नाम ही है इंटरलेस स्कैनिंग। आपका जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्ट इंटरलेसिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था, बस दिमाग लगाना है, इसमें भुचड़ाने वाला है कि क्या है, क्या पूछ रहा है, ये असमंजस में हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका हो जाएगा। अब देखिए कैसे सर, आप कैसे कह दिए कि इंटरलेस स्कैनिंग होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट, ये भी आपको ये शो कर रहा है। साथ ही साथ अगर हॉरिजेंटल स्कैनिंग की बात करेंगे दोस्त, तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग की हॉरिजेंटल स्कैनिंग में बातें करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरी बात लीनियर स्कैनिंग, तो लीनियर स्कैनिंग में सिर्फ टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा। लाइन स्कैनिंग, लाइन पेयरिंग स्कैनिंग, तो ये एक लाइन को पेयर करने का सिर्फ बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बाकी बच गया सी एग्जैक्ट इंटरलेस स्कैनिंग, तो दिस इज ए राइट आंसर, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर इंटरलेस स्कैनिंग हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए टेलीविजन इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 3 से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्या रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। 3rd यूनिट को आप एक अच्छे तरीके से एकदम तैयारी कर लीजिए। 4 नंबर में भी उससे क्वेश्चन मिलेगा, 6 नंबर में भी मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में तो लगता है आधा ऑब्जेक्टिव उसी 3rd यूनिट से उठा के पूछ दिया है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए लीजिए, लोग कर लो बात, सर जी ने जो कहा वही एकदम सही है। फिर से टेलीविजन इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि इन ए कलर टीवी रिसीवर वेयर इज द साउंड इंटर कैरियर IF जनरेटर। तो ये जो साउंड वाला जो IF जनरेटर होता है, इंटर कैरियर साउंड का जो जनरेट होता है, वो हमारा जनरेट होता है वीडियो IF एम्पलीफायर से। वीडियो IF एम्पलीफायर क्या करता है कि जो वीडियो वाला सिग्नल होता है उसको आगे पास कर देता है, तो बाकी क्या बच जाएगा, तो बाकी बच जाएगा साउंड, क्योंकि टेलीविजन में 2 सिग्नल्स होते हैं मेनली रूप से, एक वीडियो और एक ऑडियो का। तो वीडियो IF एम्पलीफायर वीडियो सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो वहां से साउंड वाला जो इंटर कैरियर होता है वो अलग एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि इन कलर टीवी रिसीवर वेयर इज द साउंड इंटर कैरियर IF जनरेटेड, कहां पे साउंड इंटर कैरियर IF जनरेट होता है, तो वो कहां पे जनरेट होता है, तो वीडियो IF एम्पलीफायर में। जब वीडियो IF एम्पलीफायर अपने वीडियो सिग्नल को आगे की ओर फॉरवर्ड कर देता है, देन आफ्टर जो बचता है वो हमारा साउंड इंटर कैरियर IF होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउंड और आपका वीडियो सिग्नल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो डिटेक्टर का मतलब होता है वीडियो डिमोडुलेटर। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोगों ने VVI क्वेश्चंस को कर लिया। ऐसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बताया आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके आगे आने वाले इसके बेसिस पे आपको आ सकता है। साथ ही साथ आपको जो वीडियो लेक्चर मिला है,
जो VVI क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का वीडियो मिला है, उस वीडियो में भी आपको ऑब्जेक्टिव को मैंने बताया है, उसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और जो 4 नंबर 6 नंबर का जो आपको डाउट सॉल्यूशन है उसको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही साथ उसको लिख करके जरूर प्रयास कीजिएगा, तभी जाके आप इस एग्जाम जड़ी बूटी के बैच से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी आपको बताया गया वो सारी की सारी चीजें आपके लिए बताया गया। साथ ही साथ ग्रुप ए की बात करूं चाहे ग्रुप बी की बात करूं, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर्स आपको वीडियो के साथ आपको आगे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिएगा और सोल्व करने के बाद उसको लिखिएगा जरूर, बार बार लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज देखा गया है, इसमें ब्लॉक डायग्राम की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उन सारे ब्लॉक डायग्राम को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्योंकि जब आप ब्लॉक डायग्राम की बातें करते हैं, जब आप ब्लॉक डायग्राम को बनाते हैं, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एग्जामिनर जो है ना आपसे खुश हो जाता है। देन आफ्टर आपको उसमें नंबर मिलते हैं, जैसे HD TV, 3D TV, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंसिस्टिंग LED TV, सारे चीजों में आपको हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया। मोनोक्रोम टेलीविजन रिसीवर का आपका क्या दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम पूछा हुआ है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर रिसीवर का पूछा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में अक्सर लोग क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है। इस क्वेश्चन में अक्सर लोग क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। इस क्वेश्चन की मैं बातें करने वाला हूं, जहां पे पाल डिकोडर बोलेगा, डिकोडर मैंने कहा रिसीवर बोल रहा है, तो ये कलर रिसीवर इसमें इंट्रोड्यूस करना है, कलर रिसीवर इसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर पाल इनकोडर पूछ दे, पाल इनकोडर, तो इनकोडर मींस कहां, तो टीवी ट्रांसमीटर की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, कलर टीवी ट्रांसमीटर के बारे में आपको, कलर टीवी ट्रांसमीटर के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखिए, हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट लोग को, तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए टेलीविजन इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये मोनोक्रोम टीवी रिसीवर के बारे में पूछा, और यहाँ पे देखिए कलर टीवी रिसीवर के बारे में भी पूछ दिया, और में दिया हुआ, तो आपको बताया हुआ अच्छे तरीके से सारा चीजें, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सर, और भी बताते हैं आपको कुछ और चीजें हैं जो कि मैं आपको बता दूं। फैक्स मशीन के बारे में पूछ दिया है। तो ये हो गया आपका आज का ये सेशन, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। VVI क्वेश्चंस का आज सेशन समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, और जो थ्योरी है वो आपको दिया गया है, उसको देखिए समझिए और उसको लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और हम बस इतना जानते हैं कि कॉलेज कोई भी हो, धमाका किसका होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होना चाहिए। तो चलिए आप लोग अगर इन सारी बातों को आप मानिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा ही आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।